क्या कमी किया है यहाँ गैसड़ी के और जो है आपके श्रावस्ती के लोकसभा के लोग, क्या कमी है बताओ आप। क्या यहाँ फैक्ट्रियों की जान नहीं ले सकते? यहाँ का नौजवान यहाँ नौकरी नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप देखिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं है कि जो कम लोग हैं। इसीलिए जिस अडानी को कोई जानता नहीं था, आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है साहब। जिस अंबानी को कोई नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। हम पीस पार्टी के लोग, शांति दल के लोग हैं। हमें औरंगजेब से और चाहे जिसका नाम ले, हमें एक्शन का कानून इन्होंने लागू कर दिया। यानी जानते हैं, जीएसटी नमक पर लगा दिया। एक बार अंग्रेज ने नमक पर जीएसटी लगाया था, दूध पर, बच्चों के दूध पर, किताब पर, कलम पर और दवाई पर, गरीबों के मरीज के दवाई पर। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता आंदोलन कर रहे थे कि हम नमक पर नहीं। 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे रिजर्वेशन को खत्म किया। मोदी जी बताते क्यों नहीं इस बात को? वो तो उल्टा बोल रहे हैं। खैर, उन्हें बोलने की आदत है। और याद रखिएगा, झूठी बातों पर ज्यादा दिन तक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी तोड़ने के नाम पर हमारे विधायकों को तोड़ दिया, लालच दिया, धन दिया। डॉक्टर अयूब को भी खरीदना चाहा, लेकिन भारत के टकसाल में ऐसा कोई सिक्का नहीं बना है जो डॉक्टर अयूब के ईमान को खरीद सके। हमने तो उन्हीं को वोट दिया जो आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये कमजोर लोग हैं। अगर हम कमजोर हैं तो जिम्मेदार कांग्रेस है, जिम्मेदार बसपा है, जिम्मेदार समाजवादी है। ये लोग जिम्मेदार है, लोक दल के लोग। पार्टी ने भारत सरकार को नोटिस दिया है, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया मनमोहन सरकार में कि तराई बेल्ट के मदरसों में। का तो अपना कैडर है ना अफरोज भाई, तो पीस पार्टी का कैडर कहाँ चला गया? 2012 में साहब हमने वो कैडर खड़ा किया है जो आज भी है। ये तो महामहिम योगी मोदी जी का झूठ का लहर चला, मैं आ रहा हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया। कि एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब इंसान हैं। कुछ लोग इंसानियत को आग लगा के वोट लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम पायदान पर खड़ा हूं, अंतिम इलाके में खड़ा हूं। और यहां पर मेरी मुलाकात पीस पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अफरोज बादल से हुई है। अफरोज बादल साहब यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, बहुत अच्छे वक्ता हैं और लगातार जनता के बीच में है। क्या मिजाज दिखाई दे रहा है आपको? इस विधानसभा जो उपचुनाव है और लोकसभा, दोनों चुनाव को मैं देख रहा हूं बड़े करीब से। पीस पार्टी के लिए यहाँ की जनता जिस तरीके से 2012 में सम्मान दिया था, क्योंकि हमने उस वक्त भी नारा दिया था कि एक पिता माँ की संतान, हम सबके सब इंसान हैं। कुछ लोग इंसानियत को आग लगा के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब ने एक ऐसा युवा उम्मीदवार दिया है जो किसान का, मजदूर का दुख दर्द, वंचित समाज का, सारे समाज के दर्द को जानता है, जो एक शिक्षक रहा है, जो एक आलिम दीन है, जिसको गुलजार अहमद के नाम से जानते हैं पूरा इलाका। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार पीस पार्टी उपचुनाव विधानसभा, ईश्वर ने चाहा तो हम फतह करेंगे, जीतेंगे। और लोकसभा में भी चुनाव निशान गिलास हमारा पूरी तरह चलेगा। आप लोगों के ऊपर ये लगातार आरोप लग रहा है कि आप लोग वोट कटवा हो गए हैं। आप हो गए, बहुजन समाज पार्टी हो गई और एआईएम हो गया। इन सब लोगों पे वोट कटवा वाला क्यों स्टिकर लग रहा है धीरे धीरे? देखिए, वोट किसी के प्रॉपर्टी नहीं है और न वोट किसी का कोई काटता है। एक शब्द है, लोग जो कम पढ़े लिखे अज्ञानी है, जो राजनीति को बिल्कुल चौराहे के, ये चौराहे टपोरियों की जबान। वोट अगर देखा जाए तो जिसके पास थोक होगा उसी का तो कटेगा। कोई 3%, कोई 2%, कोई 7%, कोई 11%। वोट के अपने समाज का मालिक है। और जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो समाज जो सारे समाज को, वंचित समाज को, तमाम समाज को लेकर चल रही है। हम अकेले 40-45% है और 22% यहाँ मुस्लिम समाज है। अगर वोट कटेगा तो हमारा कटेगा ना। वोट तो सपा के लोग हमारा काट रहे हैं, वोट तो बसपा के लोग हमारा काट रहे हैं। अरे बहन जी के पास कोई मामला नहीं बचा। आपने देखा 4 बार की मुख्यमंत्री जीरो पे चली गई, लेकिन अपने हाथी को ऑक्सीजन देने के लिए हमारे ही समाज में चंद हमारे भाई बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने बैठे हैं, जो अपना धन भी लगा। दद्दन खां के लिए कह रहे हैं? दद्दन खां यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विधानसभा, हरीश खान साहब हमारे हैं। और बताइए, खान साहब को इतना पता नहीं है, बड़े से बड़ी जमींदारी आप चला रहे हैं, आपको पता नहीं है कि बीएसपी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इस जीरो पर है। जो ताकत आप बताते हो पीस पार्टी के पास विधायक नहीं। बीएसपी का तो अपना कैडर है ना अफरोज भाई। तो पीस पार्टी का कैडर कहाँ चला गया? 2012 में साहब हमने वो कैडर खड़ा किया है जो आज भी है।
ये तो महामहिम योगी मोदी जी का झूठ का लहर चला। मैं आ रहा हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, 15-15 लाख रुपया सारे भारतीयों को दे दूंगा। ऐसा लालच, ऐसा झूठ का कैडर चला कि जो 7% 3% वाले थे बेचारे, वो सब उड़ के चले गए 15 लाख लेने के लिए। अगर पीस पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है तो हम ही थोड़ी कमजोर हुए हैं। कमजोर तो हो गए अखिलेश जी, जिसकी पूरी सल्तनत थी, टीपू सुल्तान की तरह चल रहे थे। आप देखिए कहां पहुंच गए, पूरा कैडर उनका उड़ गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हुए तमाम वोट लेने से ले गए सब। और अब आप अन्य अखिलेश की बात ही कर दिए तो अखिलेश की भी बात हो जाए। वो जब एआईएम और पीस पार्टी का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है आप लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों से कहते हैं कि ये आप लोगों को बरगलाने के लिए केवल आते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है मुस्लिमों के लिए। जो अल्पसंख्यक समाज है वो शिक्षा से वंचित रहा है, तमाम चीजों से वंचित रहा, वो ऐसे ही लोगों के कारण रहा है। अरे भाई, देश आजाद हुए तकरीबन 75 साल हो गया। अगर ये अल्पसंख्यक समाज शिक्षा से वंचित रहा तो अपने स्वर्गीय पिताजी से पूछे ना अखिलेश जी, कि 4 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के रक्षा मंत्री रहे आप, क्यों नहीं दे दिया अलग से इनको, अल्पसंख्यक को शिक्षा में अपना रिजर्वेशन? क्यों नहीं दे दिया आपने इनके मदारिस में अलग से इनके बच्चों को बस्ता और जो है खुराक खाने के लिए? कहते हैं कि हमने मदरसों को जो है सबल करने का काम किया, मुलायम सिंह यादव ने मदरसों की मान्यता करवाई और जो आधुनिकीकरण योजना लागू की गई वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के गवर्नमेंट में लागू। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप समझे, मस्जिद मदरसों की जांच की अगर किसी पार्टी ने भारत सरकार को नोटिस दिया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया मनमोहन सरकार में, कि तराई बेल्ट के मदरसों में आप देख ले क्या चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो शिक्षा, हमारे विकास की जो लोग बात कर रहे हैं, भाई हमने तो कभी सत्ता चलाई नहीं आजादी के बाद, हमारे समाज ने तो चलाया नहीं। हमने तो उन्हीं को वोट दिया जो आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये कमजोर लोग हैं। अगर हम कमजोर हैं तो जिम्मेदार कांग्रेस है, जिम्मेदार बसपा है, जिम्मेदार समाजवादी है, ये लोग जिम्मेदार है, लोक दल के लोग जिम्मेदार हैं, जिसके हमारे समाज ने वोट देकर, ताकत देकर शहंशाह बनाया, बादशाह बनाया। आप जब 2012 में 4 की संख्या में विधानसभा में थे तब तो आप अखिलेश यादव को सपोर्ट कर देते थे। ये किसने कहा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सब कोई बिल आता था तो उसमें आप इंटरनल सपोर्ट करते थे, इस तरह की चीजें करते थे, तब ये सवाल आपने क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं, आप देखिए, 2012 से लेकर 17 तक, चाहे मुजफ्फरनगर में सरकार फेल हुई दंगे के नाम पर, अगर किसी ने खड़े होकर एक टेबल टॉक किया तो अखिलेश यादव जी से, तो माननीय डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब हैं। हाँ, ये जरूर रहा कि समाजवादी के लोगों की जरूरत नहीं थी हमारे विधायक की। 22 विधायक ज्यादा थे सरकार चलाने के लिए, 24 विधायक, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने पार्टी तोड़ने के नाम पर हमारे विधायकों को तोड़ दिया, लालच दिया, धन दिया। डॉक्टर अय्यूब को भी खरीदना चाहा, लेकिन भारत के टकसाल में ऐसा कोई सिक्का नहीं बना है जो डॉक्टर अय्यूब के ईमान को खरीद सके। और अकेले लड़ता रहा वो मुजाहिद, अकेले लड़ता रहा वो क्रांतिकारी नेता, और कहा आप हमारी पार्टी थोड़ी तोड़ सकते हो। पार्टी विधायक एमपी नहीं चलाते, पार्टी ये जो खड़े हैं हमारे सिपाही, गांव गांव का कार्यकर्ता चलाता है ना। जब पार्टी सलामत रहेगी तो 1000 विधायक एमपी पैदा होते रहेंगे। हमारी पार्टी सलामत है। फिर 2017 से आपका ये नारा कहाँ चला गया? साहब, हम ही नहीं कमजोर हुए हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। 2012 के बाद 14 में मोदी जी का जो झूठ का लहर चला है, आएगा नोट, आएगा जाएगा, उसमें सब कमजोर हुए। उत्तर प्रदेश में 30% आबादी है मुस्लिम समाज की। अगर दलितों को मिला लिया जाए, जो पीडीए की बात होती है, दलित, मुस्लिम और जो पिछड़ा वर्ग का समाज है, उसमें आप लोग भी तो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2017 से 12 से, लेकिन वो सेंध अच्छे से लग नहीं पा रहा है, या आपकी बातें अच्छे से पहुंच नहीं। देखिए, हमारा समाज पूरी तरह से जहां पर है वो एकदम अर्जित। जैसे अभी रिपोर्ट आया कि 95% मुस्लिम समाज ने समाजवादी को वोट दिया 17 में, 22 में, ठीक है ना। हमें नहीं दिया, सेंध नहीं लगा, लेकिन भाजपा के हराने के नाम पर अखिलेश जी से ये सवाल समाजवादी के लोगों से पूछना चाहिए कि आपका समाज कहां चला गया। ये समाज दलित से पूछना चाहिए, बहन मायावती के लोगों से, कि मुस्लिम समाज ने तो दिया भाई अपनी जगह पर इकट्ठा होकर, आपका समाज कहां चला गया, आप तो बताओ। कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि वो ब्राह्मण समाज जो कांग्रेसी कहता था, वो समाज कहां चला गया। आप जवाब दो। एक ही समाज है जिसपे सारे लोग निशाना लगाते हैं, है ना। इसलिए लगाते हैं कि ये समाज अब सियासी कमजोर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह पे कहा कि चूंकि आप
बड़े वक्ता रहे हैं और आपका अपना एक राजनीतिक इतिहास है। उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिमों की अगर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मुस्लिमों को धन देने के नाम पे, आपकी विरासत को चेक करने के नाम पे मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। इस बयान से आप कितना? साहब, ये मोदी जी बिल्कुल मुंगेरी लाल के सपने की तरह ख्वाब दिखा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शोषण किया मुस्लिम समाज का, उस कांग्रेस कैसे धन दे देगी? अगर देना होता तो 75-76 साल में अब तक तो हमें तख्तो ताज दे देती कांग्रेस। रिजर्वेशन कांग्रेस ने खत्म किया। मोदी जी तो सिर्फ फीता काट रहे हैं साहब। ये जितने मामले हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हम बड़ी इशारा अगर हो तो समझ जाएंगे महामहिम मोदी जी। वो तो सिर्फ फीता काट रहे हैं। मुस्लिम समाज के शोषण का अगर कोई जिम्मेदार है तो वाहिद है कांग्रेस, जिसने 1947 से लेकर और तकरीबन 45-50 साल तक हमारे वोटों पे राज किया। लेकिन इस समाज को आज कहते हैं आरक्षण दे देगी मुस्लिम समाज को। अगर देना होता तो कांग्रेस पहले ना देती, उन्होंने छीना है 1950 में हमारा आरक्षण। 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे रिजर्वेशन को खत्म किया। मोदी जी बताते क्यों नहीं इस बात को? वो तो उल्टा बोल रहे हैं। खैर, उन्हें बोलने की आदत है। और याद रखिएगा, झूठी बातों पर ज्यादा दिन तक किसी का पेट नहीं भरा जा सकता। अच्छा, मंदिर, मस्जिद, औरंगजेब, अकबर, सबकी एंट्री हो गई इसी चुनाव में। आप लोग इस तरह के बयानों से कितना ताल्लुक रखते हैं? क्या मुसलमानों को भाजपा अपने से दूर करने के लिए ऐसी बातें कह रही है, या जो है उसे लगता ही नहीं है कि मुसलमान कभी उसे वोट करेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है। उसके पास न शिक्षा है कोई एजेंडा, न स्वास्थ्य है, न भारत से कोई प्रेम का एजेंडा है, न भारत का। अरे भाई, अंग्रेजों से भी खतरनाक कानून इन्होंने लागू कर दिया। यानी जानते हैं, जीएसटी नमक पर लगा दिया। एक बार अंग्रेज ने नमक पर जीएसटी लगाया था, दूध पर, बच्चों के दूध पर, किताब पर, कलम पर और दवाई पर, गरीबों के मरीज के दवाई पर। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता आंदोलन कर रहे थे कि हम नमक पर नहीं कर दे पाएंगे। याद है ना, देश की आजादी, उसी में आंदोलन खड़ा हो गया। घबराए ना महामहिम मोदी जी, ये सर्व समाज का गरीब देख रहा है। सिर्फ धार्मिक चश्मा जिस दिन उतर जाएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई नशा होता है तो धर्म का। किसी भी धर्म में ज्यादा हो जाएगा तो नशा हो जाएगा। ठीक है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान कल भी था, आज भी है। क्योंकि जिस मोहम्मद को हम लोग मानते हैं, वो मोहम्मद साहब ने बार बार कहा है कि किसी भी धर्म का अपमान, किसी भी धर्म की बुराई, किसी भी देवी देवताओं के खिलाफ वो मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर बोल रहा है। हम लोग सम्मान करते हैं सारे धर्म को, लेकिन बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, ये हमारी नस्लें नहीं है। ये मुद्दा है इस देश का। ठीक है ना। वो आए, यहीं मर गए, इसी मिट्टी में आज भी दफन है। उनकी हड्डियां लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोग रिएक्शन का एक्शन नहीं लेते। हमें पता है कि जब कोई सरकार जाने वाली होती है तो वो जब चिराग बुझने लगता है तो उसका लौ निकलता है। इनके पास कुछ नहीं है। नौजवान नौकरी पूछ रहा है, महामहिम कहाँ चली गई हमारी नौकरी? आप मोदी जी और योगी जी को महामहिम क्यों कहते हैं? मैं ये नहीं समझ इसलिए पाया। कि सम्मानित पद पर है, जनता जनार्दन ने बैठा है। महामहिम कैसे हो जाएंगे? अरे भाई, हो गए हैं, लोगों ने बनाया, वोट के जरिए बनाया गया उनको। आज उन्हें जनता ने वोट दिया है। सारे लोग 15 लाख के चक्कर में वोट दे दिया है, झूठ के चक्कर में। लेकिन कल जब इन्हें उतार देंगे तब ये खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, शिवाजी महाराणा प्रताप बेहतरीन योद्धा थे, ऐसा नहीं है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं। क्या लड़ाई रही है वो जाने। इन पुरखों के लड़ाइयों को इन बच्चों के हवाले क्यों करेंगे हम? इससे क्या मिलेगा देश को? देश की आप देख लिए, डीजीपी कहाँ पहुंच गया। यहाँ तबाही के बर्बादी पर हम खड़े हैं, है कि नहीं। महंगाई कहाँ पहुंच गई। जहेज के नाम पर जो गरीब से गरीब 50,000 का मोटरसाइकिल खरीद के अपने बिटिया को दे देता था, आज वो 1 लाख का हो गया। कोरोना काल आपने देखा है ना। कोरोना काल के बाद सस्ताई आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी सरकार है साहब, सारी चीजें महंगी होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल के नाम पर, इन्हें नहीं पता बेचारों को। ये जो है बहुत मासूम, हमारे देश की जनता बहुत ही मासूम है। ये तो जो है अधिकार है जो गरीबों को दिया जा रहा है। नहीं, बगैर परिश्रम का कुछ नहीं है। मैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा, किसी फिल्म का डायलॉग था, क्या कहा था अमरीश पुरी ने, इन्हें फ्री में खाने की आदत डाल दो, ऑटोमेटिक ये खानदानी गुलाम हो जाएंगे। बगैर परिश्रम के आप परिश्रम कर रहे हैं महामहिम। आप तलवार के नोक पे खड़े होकर सच्चाई दिखा रहे हैं, ये परिश्रम है। अगर आपको भी मिल जाए तो आप घर में बैठ जाए? नहीं। देश को अगर अपाहिज बनाना है तो देश के नौजवानों को फ्री में आप डाटा दे दिया। फ्री बी के खिलाफ नहीं, कुछ होना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन 80% हमारे देश का गरीब हो गया, 20%। इसका मतलब साफ है
कि 20% लोगों को इस सरकार ने बाकायदे धन दिया, उनके जैसे अडानी है, अंबानी है, इसी तरीके के लोगों को, और 80% लोगों का धन लूटकर बाकायदे अमीरों के हवाले कर दिया गया और इन्हें खाने के नाम पर 5 किलो 5 किलो 5 किलो पकड़ा दिया गया। यही मोदी जी है, जियो के नाम पर हमें डाटा फ्री किए थे, याद है कि नहीं? और जब हमारे नौजवान की आदत खराब हो गई तो आज 750 रुपए का डाटा हो गया साहब। कल इनकी आदत खराब हो जाएगी, 100 रुपया किलो आटा बिकेगा, या तो अपना लोटा बरधाम बेचेंगे या मंगलसूत्र बेचेंगे। मोदी जी जो आप कह रहे हैं मंगलसूत्र मोदी जी बिकवाने काम करेंगे? वही बिकवाएं। अच्छा आप बताओ, गरीबी होगी तो कहाँ जाएंगे? मंगलसूत्र हमारी बेटियां मर जाएंगी मगर बिकने नहीं देंगी, आप समझे आप। लेकिन जब पेट का आग जलेगा तो बिकेगा, और इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार होगी, क्योंकि इन्होंने हमारे नौजवानों के हाथों में कटोरा दे दिया और उसमें 5 किलो आटा दे दिया। यही डाटा फ्री किए थे ना, कहां चला गया 750 रुपया? भाई कैसे ले रहे हो आप? कल जब इसी को आप 500 रुपया किलो हमसे कहोगे आटा और चावल का रेट है तो हमें देना पड़ेगा ना। तो मंगलसूत्र हमारे बेचने वाले बिचवाने वाले कौन है जो हमारे समाज को, हमारे नौजवान को गरीब बना रहे हैं? मोहम्मद अयूब साहब की पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही हम तकरीबन 21 सीटों पे लड़ रहे हैं लोकसभा, और यहाँ एक उपचुनाव विधानसभा लड़ रहे हैं। है? कितनी सीटों पर आप अपनी जीत? बहुत अच्छी फाइट है, बहुत सारी सीटों पर, चाहे वो बरेली शरीफ हो, शाहजहांपुर, जहां जहां हम लड़ रहे हैं, बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं। तो पूरा प्रदेश देखा, पूरा प्रदेश का दौरा किया है, तकरीबन 7-8 लोकसभाओं पर हम बिल्कुल जीतने की पोजीशन में है। अगर हकीकत में हम तमाम समाज के लोगों के बीच में जाकर हम लोगों ने वोट मांगा है, हमें पूरा उम्मीद है कि डॉक्टर अयूब साहब से बेहतर चेहरा किसी के पास नहीं। जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप बुला लें, इसी जो है आप लक्ष्मीपुर चौराहे पर खड़े हैं ना, लक्ष्मी नगर में, यहीं बुला ले, महामहिम मोदी जी आ रहे हैं, और डॉक्टर अयूब साहब का डिग्री बुला लीजिए, मांग लीजिए, और उनका शिक्षा का डिग्री मांग लीजिए मोदी जी का। आप लोग इसी बात पे आके भाजपा को अरे भाई क्यों? शिक्षित भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए हमको जाहिल भारत नहीं चाहिए। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा फ्री दे दिए। अरे हमारे बगल में चाइना है साहब, हमसे बाद आजाद हुआ था, आज वो सुई से लेकर जहाज बेच रहा है, और हमारे हाथ में रोटी पकड़ाकर तुम मुझे भिखारी बना रहे हो। आज हमारे बच्चों को शिक्षा फ्री दे दो, क्यों नहीं देते आप? MBBS MS इंजीनियर डॉक्टर बना दो, और जो बन भी गए वो दुनिया में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। आपके पास कोई लैब नहीं है कि बैठ के रिसर्च करें। एक रिसर्च कराया था कोरोना का, आज हार्ट अटैक के नाम पर मर रहे हैं लोग। कौन सा रिसर्च है भाई? कहां से लाए थे आप? हर हाल में तो उसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहा है कि इसी टाइम पे क्यों जो है वो डाटा रिलीज किया गया, या ये चीजें कही गई? मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। जब लोग मरने लगे तो रिलीज कर दिया गया, नहीं मर रहे थे क्योंकि उसका समय है, बात समझे आप, उसका समय है मौत और जिंदगी का। अगर इसी वक्त इत्तेफाक है, अभी जब हुआ तो लोग रिलीज कर दिया कि भाई ये क्या है। देखिए मैं एक चीज और बनाता चाहूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर राजनीति करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। डॉक्टर अयूब ने, मैंने बताया ना कि डॉक्टर अयूब पहले दिन से 2008 से एक ही संदेश दिया है कि हम इस पूर्वांचल की मिट्टी के बेटों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। जिस तरीके से नोएडा, आप बताओ, समाजवादी के नाम पर 4 बार की मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जिसको चंबल का इलाका कहा जाता था, इटावा मैनपुर, याद है कि नहीं आप? डाकू वहां घोड़ों से टक 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 चलते थे, आज वहां पर फैक्ट्रियों की जाल लग गई है। जिस बहन जी को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया कि शायद गरीब हैं, हमें हमारे क्षेत्र के नौजवानों को नौकरी मिलेगा, लेकिन लखनऊ का पश्चिम ही चमकने लगा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, याद है ना? इसके बाद अखिलेश जी को आप देख लीजिए, कल्याण सिंह को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन एटा कभी चंबल हुआ करता था, आज फैक्ट्रियों की जाल लग गई। क्या कमी किया है यहाँ गैसड़ी के और जो है आपके श्रावस्ती के लोकसभा के लोग? क्या कमी है बताओ आप? क्या यहाँ फैक्ट्रियों की जाल नहीं ले सकते? यहाँ का नौजवान यहाँ नौकरी नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप देखिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं है कि जो कमान संभाल सके। जिस उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान शंकर पैदा हुए, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण पैदा हुए, जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जाने का रास्ता तय करता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है कि जो नेतृत्व कर सके? हमेशा नेतृत्व, हम उस धरती पे खड़े हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को। इसी धरती ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जिंदगी दिया था, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फैक्ट्री तो कह रहे हैं कि लगेगा, 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, वो सब जो है अभी प्लानिंग चल रही है, वो जमीन पे आएंगी। कुछ नहीं आएगा, देख लीजिएगा।
बहीम जी खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं आएगा उनके पास। जब बाबर है, उनके पास औरंगजेब है, उनके पास हुमायूं है, उनके पास यही सब है, बाकी कुछ मतलब नहीं। आप कह रहे हैं कि वो केवल हिंदू मुसलमान करके और इस तरह से करके हम वोट ये- लेना चाह रहे हैं, और जो है उनके पास प्लान ऑफ कुछ एक्शन नहीं है, कुछ नहीं। कोई एक्शन नहीं है, वो व्यापारी लोग हैं। आप देखिए मिडिल, व्यापारियों के पास तो सबसे ज्यादा प्लान। अरे भाई प्लान इसीलिए होता है कि गरीबों से कैसे धन चूसा जाए ना, नहीं, यही तो देखिए अकाल जब आता है, जब विनाश होता है तो व्यापारी मस्त हो जाता है। जो बड़े व्यापारी होते, छोटा व्यापारी तो मारा जाता है बेचारा। बड़े व्यापारी खुश हो जाते हैं कि भगवान और कोरोना आए कि ताकि हमारा धन चौगुना हो जाए, 10 रुपए का सामान हम 100 रुपया के बेचे। ये वो लोग हैं। इसीलिए जिस अडानी को कोई जानता नहीं था, आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है साहब। जिस अंबानी को कोई नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। हम पीस पार्टी के लोग, शांति दल के लोग हैं। हमें औरंगजेब से और चाहे जिसका नाम लेंगे, हमें एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है, और रिएक्शन करेंगे तो मोदी जी का काम हो जाएगा। ठीक मोदी है, जी का काम हो जाएगा। ये थे मेरे साथ अफरोज बादल साहब, जिन्होंने तमाम बातों पर बहुत साफगोई से अपने विचार रखे और बताया कि मोदी जी और योगी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में। खैर, गैसड़ी उपचुनाव में आप खूब मेहनत कर रहे हैं। गुलजार अहमद साहब यहाँ से प्रत्याशी हैं, पेशे से शिक्षक रहे हैं और ये लगातार क्षेत्र में है। अब देखने वाली बात होगी, जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी, सपा यानी कि इंडिया गठबंधन और जो अन्य दलों के लोग हैं उनके बीच बताई जा रही है। लेकिन जब 25 तारीख को वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में वोटिंग होती है, और जब 4 तारीख को नतीजे आते हैं तो किसके पक्ष में आते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र वैश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।